ये फैसला तो एक ऐसे शख्स के बारे में आया है जो नार्को टेरर में अब बंद है जम्मू कश्मीर में 5 साल से। बेल एप्लीकेशन आई थी यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधियों पर जो एक कठोर कानून है वो लगा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उसको जमानत दे दी है और बड़ी टिप्पणियां की है और कहा है कि जब लंबे वक्त तक ट्रायल ना शुरू हो ना चले तो ऐसे में जो आर्टिकल 21 के तहत जो जीने का अधिकार है, निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो यूएपीए जैसे स्ट्रिंजेंट जो कानून है, कठोर कानून है, उसमें भी लागू होगा। और इसी बेंच ने उमर खालिद को जो जनवरी में 2 जजेस की बेंच ने ही जमानत नहीं दी थी, उस पर संदेह जताया है, डाउट किया है और कहा है कि वो जजमेंट ठीक नहीं था। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जो हैं, रिटायर्ड जज जस्टिस जेडीयू खान साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि अपनी बेंच के ऊपर सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं बिल्कुल जायज हैं और बहुत ही हद तक इन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट हैं, जो कि एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस से रिकॉग्नाइज है। और दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर है तो उसको सुपरसीड नहीं किया जा सकता स्पेशल लॉ से। अगर सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसमें 5 साल तक का नहीं हुआ, बेल एज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन ये है। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नजीब केस में ये होल्ड किया है और उसी को कॉपी करते हुए आज ऑनरेबल नागरत्ना जी की बेंच ने इसको फॉलो किया। इसलिए ऐसी हालत में ये जजमेंट बिल्कुल वाजिब है और ये स्टे करना चाहिए और इसके अगेंस्ट जो भी जजमेंट है वो टेनेबल नहीं है। और मेरे विचार में ऐसे जजमेंट जो कि लॉ ऑफ प्रेसिडेंट को नहीं फॉलो करते हैं तो शुड बी ओवररूल्ड एंड शुड बी ए फ्रेश पिटीशन शुड बी फाइल्ड इन दैट टू रिकंसिडर दैट मैटर। जी, मैं खान साहब एक बात समझना चाह रहा हूँ आम लोगों के लिए, आम दर्शकों के लिए। उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 5 लोग बेल के लिए आए थे, कुछ लोगों को बेल दे दी गई, लेकिन इन दोनों को जो 2 जजेस की बेंच थी उन्होंने कहा कि इनका जो रोल है, इनकी जो भूमिका है वो ज्यादा गंभीर है, शर्जील इमाम और उमर खालिद की, इसलिए लंबे वक्त तक ट्रायल शुरू न होने की क्या ग्राउंड ये लोग नहीं ले सकते, इनको जमानत नहीं दे सकते। लेकिन के नजीब में कुछ और कहा गया था कि यूएपीए भी लगा हो तो भी लंबे वक्त तक बिना ट्रायल के आप किसी को जेल नहीं रख सकते। तो ये जो अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के साथ साथ छोटी बेंच बड़ी बेंच रेफर करने की बात कर रही है, जुडिशियल डिसिप्लिन की बात कर रही है, वो आम लोगों को समझाइए। नहीं, डिसिप्लिन, जुडिशियल डिसिप्लिन की तो ये बात है कि अगर 3 जजेस की बेंच का जजमेंट है तो वो 2 जज बेंच को आमतौर पर फॉलो करना चाहिए। हालांकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में तो 2 जजेस से ऊपर की बेंच फुल बेंच कहलाती है, इसलिए वो फुल बेंच का तो बाइंडिंग है। लेकिन ये लॉ ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से और जुडिशियल कॉन्शियस के हिसाब से 3 जज का जजमेंट फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि डिस्टिंक्शन करना और लोगों में और 2 एक्यूज में, ये एक ऐसा बात है कि जो कि मतलब सामने साफ नहीं होती और इसमें इस टाइम पूरी क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसके फैक्ट्स तो अभी यहाँ पे इशू में नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर कोई जजमेंट दिया गया है और अगर तो इन टोटो फॉलो होना चाहिए। और जब भी ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना की जो बेंच है उसका जजमेंट जो है वो बहुत ही सही है और नजीब केस को फॉलो करते हुए कहा है कि कोई भी एक्ट हो और जिसमें अगर ट्रायल नहीं शुरू हुआ है तो उसमें वही प्रिंसिपल लागू होंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नजीब केस में दिए हैं। और नजीब केस के हिसाब से ये हर हालत में वो सारे बेनिफिट्स उन एक्यूज को मिलना चाहिए जो लंबे अरसे तक बिना ट्रायल के बंद हैं। जी हाँ, तो हाँ। ये सवाल यहाँ पर ये है कि खुद सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच सवाल उठा रही है 2 जजेस की बेंच पे कि उमर खालिद को बेल क्यों नहीं दी, वो गलत था और नजीब को फॉलो करना चाहिए था। तो अब इसमें और क्या हो सकता है? नहीं, ये तो फिर पिटीशन के ऊपर है कि वो इस जजमेंट का इसका फायदा ले और दोबारा एक पिटीशन फाइल करे या ऐसा करे कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करे या रिवीजन फाइल करे, जो भी कुछ जो रेमेडीज हैं वो कर सकता है इसका ग्राउंड लेके। और वैसे भी जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं और एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से हर हालत में लॉ ऑफ प्रेसिडेंट एप्लीकेबल होगा। और जो जजमेंट दिया जा चुका है पहले और अब जो लेटेस्ट जजमेंट दिया गया है उनके खिलाफ जजमेंट अगर दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आगे फ्यूचर में। इसलिए मेरा तो यही है कि लार्जर बेंच को या तो रिफर करे, नहीं लार्जर बेंच को रिफर करे या क्यूरेटिव पिटीशन दोबारा डाल के वो करे, तो उसमें भी वो है। लार्जर बेंच की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 जज बेंच ऑलरेडी
जजमेंट दे चुकी है, और 3 जज बेंच ने चूंकि जजमेंट दिया है, वो डिवीजन बेंच से 2 जज बेंच से तो बेटर है ही। और वो प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है, और उसमें भी उन्होंने पार्ट वो दिया है, पार्ट नहीं दिया। तो दोनों में यह है कि इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी पार्ट अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस को उस पर डिस्प्यूट करना और डिफरेंशिएट करना एक अपने आप में एक अजीब सी बात है, और इसलिए एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशन और जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से ये लॉ प्रेसिडेंट विल प्रिवेल, और जो कुछ दिया गया है उसी हिसाब से जजमेंट होना चाहिए। अदरवाइज कंफ्यूजन धीरे धीरे लॉ फील्ड में बढ़ते जाएंगे और इट विल क्रिएट कॉस, और उसको बचने के लिए ही लॉ प्रेसिडेंट बनाया गया है। और लॉ प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल ही ये है कि अगर प्रीवियस जजमेंट्स हैं और उनके फैक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो उन्हीं के बेसिस पे आगे जजमेंट होना चाहिए। तो साफ तौर पर एक ऐसा फैसला आया है जिस पर जब उमर खालिद को जमानत नहीं मिली थी तो चारों तरफ से आवाज उठ रही थी कि ये फैसला सही नहीं है, लेकिन इस बार जो आवाज उठी है वो काफी अहम है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आवाज सुप्रीम कोर्ट के भीतर से ही उठकर आई है।